कंटिंजेंट एंड कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स, और मैंने आपको बताया इसमें कौन सा बच्चे कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्वेश्चन बन जाता है केस स्टडी टाइप। ठीक है, उसके अलावा बहुत सिंपल सा यूनिट है, कोई खास हैवी नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे और याद इसमें बता दूंगी मैं किस तरीके से। नॉर्मल से ही है, मतलब इट्स वेरी वेरी बेसिक, ज्यादा इसकी हेडेक नहीं लेनी। हमारा ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? फर्स्ट 3 यूनिट्स। ठीक है, उसके जो कल हमने डैमेजेस किए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने बीच बीच में अगर बताया चैम्परी मेंटेनेंस, वो सारी चीजें, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, उन सब के ऊपर ज्यादा फोकस है इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और स्पेशल यूनिट्स तो डायरेक्ट क्वेश्चन अभी हम जब करेंगे तो मैं बता दूंगी। सो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? आपने अकाउंट्स में समझा होगा कंटिंजेंट मींस which may or may not happen, something which is not certain is contingent, right? हमने सोगा में भी कंटिंजेंट गुड्स के बारे में पढ़े। व्हाट आर कंटिंजेंट गुड्स? जो कि अभी हो सकता है कि अभी क्या होंगे, बनेंगे या आएंगे या अक्वायर करेंगे और उसके बाद ही सेल होगा, राइट? तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या होंगे बच्चे? विच डिपेंड्स अपॉन सम अनसर्टेन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। वो क्या होगा, कहेंगे कि अगर मुझे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, तो मैं आपको अपना लैंड जो है सेल कर सकता हूं, जहां पे यूजुअली परमिशन मुश्किल से ही मिलती है। लाइकवाइज मैं एक से सपोज कि बार ओपन कर सकता हूं अगर मुझे लिकर लाइसेंस मिलेगा। सबको नहीं मिलता, राइट? तो बच्चे ये सारी चीजें जो किसी और सर्कमस्टांस, किसी और इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर अगर हम क्या करते हैं बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्सीडेंट होगा तब क्लेम मिलेगा, अगर डेथ होगी लाइफ इंश्योरेंस में तब फिर से क्लेम मिलेगा, अगर ए ने पैसे नहीं दिए बी को तब सी जो है लायबल होगा टू रीपे इन केस ऑफ गारंटी। सो बच्चे, दीज आर ऑल व्हाट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। आ जाओ, सेक्शन 31 बच्चे डेफिनेशन देता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल, कोलैटरल मीन्स additional, something that comes along, right? To such contract does or does not happen. अगर एक पर्टिकुलर चीज होगी या नहीं होगी, देखो हमें याद है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन करी थी, ठीक है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मतलब जब हमने सामने वाली पहले डेफिनेशंस करी थी तो हमने कहा था डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, याद है? हमने कहा था किया या नहीं किया उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अग्रीमेंट। यस, सो बच्चों वही बात है कि अगर काम हुआ या नहीं हुआ, इस तरह का भी हम अग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर वो हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या अगर वो नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल्स आगे करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एंड गारंटी आर व्हाट? ऑल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि मैं तुझे क्या करूंगा, 1 लाख दूंगा अगर तेरा घर जो है जल जाए। तो घर अगर जलेगा, पहली मेन एक्ट क्या है? बर्निंग ऑफ द हाउस। ठीक है, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तेरा घर जाके मैं जलाऊंगा? नो, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर घर जलेगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपए जो है पैसे एज कॉम्पनसेशन पे करूंगा। तो बच्चे एक चीज बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया गया कि यहाँ पे मेन मेन पर्पस घर जलना है कि कंपनसेट करना है? कंपनसेट करना है। तो यहाँ पे ना आगे वो पढ़ेंगे कुछ वर्ड्स की कोलैटरल इवेंट पे डिपेंडेंट है। अब कोलैटरल का मतलब अगर घर जलेगा, अब वो कोलैटरल इवेंट क्या मेरा मेन पर्पस है? नहीं, पर क्या मेरा मेन कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट है?
एक और एग्जाम्पल देखेंगे। ए ने बी को कहा कि मैं तेरा घर खरीद लूंगा अगर मुझे लोन मिल गया, अगर मेरा लोन पास हो गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट इसका है कि लोन पास हो, कि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं तेरा घर इतने लाख में, इतने करोड़ में खरीद लूंगा अगर मेरा लोन पास हो गया। कोलैटरल इवेंट डज हैपन, राइट? सो ये क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कोलैटरल इवेंट? ये पॉलॉक एंड मोला इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, देखेंगे। डिफाइंड एज एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड। क्या मैंने वही बात है, हमने ऊपर समझा दिया ना कि क्या मैंने ये कहा कि घर जलाऊंगा? नहीं। तो ये डायरेक्टली प्रॉमिस तो नहीं किया ना कि घर जलाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, लोन लेंगे, ये डायरेक्ट तो नहीं है ना। ये क्या है? दीज आर ऑल एडिशनल और कोलैटरल, ठीक है? एज अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस, नॉट द होल कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। क्या घर जलना कंसिडरेशन है 1 लाख के लिए? नहीं, नहीं। तो ये क्या 100% कंसिडरेशन है? नो। क्लियर? उसके बाद बच्चे एग्जाम्पल है, ए ने बी को कहा कि मैं तुझे 1 लाख दूंगा, वही अगर घर जल जाएगा। तो हेयर बर्निंग ऑफ हाउस इज नीदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड नॉर इट इज अ कंसिडरेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी। ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, बेस नहीं है, और ना ही ये मेरी कंसिडरेशन है, क्योंकि नोबडी वुड वांट टू बर्न देयर हाउस, राइट? अब बच्चे लायबिलिटी ऑफ ए अराइजेस ऑन द हैपनिंग ऑफ अ कोलैटरल इवेंट, वही वाला सेम मैंने आपको बताया। ए ने बी, अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है, सुनो। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे को दे दूंगा जब मेरी पत्नी मर जाएगी। सी जो है जब वो मर जाएगी, होता है मम्मी पापा कहते होते हैं, आपने सुना हो दादा दादी या नाना नानी को, कि अगर हम दोनों नहीं रहेंगे तो सब कुछ तुम्हारा ही है, ऐसे बोलते हैं, राइट? तो इसने कहा कि अगर मेरी वाइफ की डेथ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम। तो मेरी बात सुनो, क्या यहाँ पे वाइफ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट है? क्या प्रॉपर्टी दी तो उसके बदले बी इसको ये कह रहा है कि मैं सी को मार देने वाला हूं? नहीं। तो ना ही ये परफॉर्मेंस है डायरेक्टली प्रॉमिस, ना ही ये डायरेक्ट कंसिडरेशन है, बट ये है क्या? कोलैटरल इवेंट है। ये क्या है? कोलैटरल इवेंट है। एसेंशियल्स, अब इसी को हम समझ रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल फर्स्ट समझेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। देखो, अब वो कंडीशन या इवेंट सब्सिक्वेंट भी हो सकती है और प्रेसिडेंट भी हो सकती है। सब्सिक्वेंट मीन्स जो बाद में होगी, प्रेसिडेंट मीन्स जो पहले कभी हो चुकी है, ठीक है? या तो पहली इवेंट हो चुका है उसके बाद परफॉर्मेंस होगी, या फिर परफॉर्मेंस आज करने के लिए तैयार है अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ। क्लियर है? yes, तो एग्जाम्पल है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तेको 50,000 दूंगा अगर बारिश होगी इस दिन। तो उस दिन बारिश होना ना होना क्या ए के हाथ में है? क्या बी के हाथ में है? नहीं। तो ये एक तरह से तुम्हारे को यहाँ पे एक, मेरे हिसाब से एक डाउट आना चाहिए कि मैम फिर ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी था। याद है? आ रहा है कुछ ध्यान में? यस, बिल्कुल। वहां पे हमने बस फर्क क्या समझा था कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे था ना डिस्टिंक्शन, याद है? तो हमने पढ़ा था कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में मेरा सिर्फ ध्यान किस चीज में? मनी और मनी वर्थ में। मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। तो एक तरह से वेजरिंग जो है इज अ पार्ट ऑफ कंटिंजेंट ओनली, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट अंडर वेजर मेरी कोई और लेना देना नहीं है, मेरा इंटरेस्ट क्या है? सिर्फ मनी और मनी इज वर्थ। लेकिन कंटिंजेंट में मेरा और चीजों में भी हो सकता है, जैसे घर, ठीक है, प्रॉपर्टी और सामान, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है? बी क्या है बच्चों? द इवेंट रेफर टू एज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नीदर परफॉर्मेंस नॉर कंसिडरेशन, है ना? ना ही कॉन्ट्रैक्ट है ना ही उसकी कंसिडरेशन है। एग्जाम्पल देखेंगे। A agrees to deliver 100 bags of wheat to B and B agrees to pay price only afterwards. तो ये मुझे बताओ, ये क्या कंटिंजेंट है क्या? नहीं ना, कंटिंजेंट तो नहीं है। यहाँ पे A क्या बोल रहा है कि मैं तेरे को 100 बैग्स किसके दूंगा? वीट के दूंगा, और उसके बदले B के, तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट तो नहीं है, नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट।
कंडीशनल तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना, यस और नो? हाँ, ठीक है। बिकॉज द इवेंट ऑन विच बीज ऑब्लिगेशन इज मेड टू बी डिपेंडेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉमिस इटसेल्फ एंड नॉट अ कोलैटरल इवेंट। मेन है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो कोलैटरल तो नहीं है ना, ये क्लियर है। दूसरा बेटा, similarly where A promises to pay B 1 lakh if he marries C is not a contingent contract. Why? Because it depends upon the will of the parties. लड़के और लड़की की मर्जी है, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो कर लेंगे। जहां पे भी विल आती है किसी इंसान की, मर्जी है तो वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं है। समझ रहे हैं? वो कंटिंजेंट फिर नहीं होगा। A agreed to construct a swimming pool for B for 2 lakhs and B agreed to make the payment only on the completion of the swimming pool. Batao, is it a contingent or a normal contract? Normal contract, yes. So it is not a contingent contract as the event is directly connected with the contract only. है ना, building a swimming pool and return में consideration money में, right? Next, the contingent event should not be mere will of the promiser. वो बता दिया कि शादी करना तो वो तो विल है ना दो लोगों की। तो अगर जहां पे भी विल इन्वॉल्व है, विल मतलब मर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है ना? और अगर कहीं पे भी मर्जी इन्वॉल्व है तो मुझे बताओ क्या वो अनसर्टन होगा कि वो सर्टन है? हाँ, अनसर्टन कैसे हो गया बेटा? तेरी मर्जी है तो वो तेरी मर्जी तो सर्टन है ना तेरे को, वो अनसर्टन नहीं होगा बच्चे। वो तो अपनी मर्जी जहां चला रहा है वो कभी भी अनसर्टन हो नहीं सकता, ठीक है? इट इज ऑलवेज अ सर्टन इवेंट एंड एनीथिंग विच इज सर्टन कैन नेवर बी कंटिंजेंट। सीधी सी बात है, आ जाओ। इवेंट क्या है? कंटिंजेंट एंड विल ऑफ द प्रॉमिसर। यहाँ पे क्या है? ए जो है बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को 1 लाख दूंगा इफ इट रेन्स ऑन 1 अप्रैल। अब मेरी बात सुनो, 1 अप्रैल को बारिश होना ना होना तो कंटिंजेंट है, लेकिन ए लीव्स दिल्ली फॉर मुंबई। मुंबई में बारिशें होती हैं जनरली। अब वो चला ही मुंबई में, देखा होगा कि फोरकास्ट वहां पे बारिश है या बारिशों का मौसम है, अब वो वहां चला गया और बारिश होगी तो बताओ यहाँ पे विल है कि नहीं? विल है बेटा, चला गया ना वो, चला गया। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, मुंबई में ही होगी, विल इन्वॉल्व है, जान की कोई एक्शन किया। यस, यू हैव एनी डाउट? Contingent contract rain may or may not happen, but going to Mumbai is will. So wherever will is involved, there is no contingent contract. Next, even must be uncertain. Example है बेटा, अब यहाँ पे ए ने बी को कहा कि मैं तुझे अपना लैंड जो है सेल कर दूंगा अगर मुझे कलेक्टर से परमिशन मिल रहा है, और जो कलेक्टर है ना वो मना नहीं करता क्योंकि वो तुम्हारा लैंड है। समझ गए? जनरली परमिशन मिल जाती है, ऐसा मान रहे हैं यहाँ पे कि कोई परमिशन जो है कोई खास रिक्वायर्ड नहीं, जस्ट है कि वो साइन करके दे देगा तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम जो मर्जी करो, राइट? तो ये क्या कंटिंजेंट है बोलो? नहीं है, यस। इच्छा नहीं बेटा, यहाँ पे आराम से मिल ही जाती है परमिशन। तो अनसर्टेन तो नहीं है ना, सर्टेन है। क्या है? सर्टेन है। तो बच्चे दीज वर यूजुअली ग्रांटेड, एक क्वेश्चन में ही गिवन है कि यूजुअली ग्रांटेड है, जो परमिशन है वो जनरली मिल जाती है। तो बच्चे इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम समझ तो गए हैं कि क्या है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिमाग में क्लियर है। बट अब कह रहे हैं कि हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स कैसे करना है, लागू कैसे करेंगे, ठीक है? नंबर 1 सेक्शन 32 क्या कहते हैं? इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इवेंट हैपनिंग। कह रहे हैं अगर वो जो अनसर्टेन इवेंट जिसके बारे में हमने बात करी वो हो जाए, वो टेक प्लेस हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप परफॉर्म करना पड़ेगा हमें। यस। सो बच्चे हियर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स until and unless the event happens. Once the event happens, the contract is enforceable. It comes into action. Yes. The happening of that event becomes impossible. अगर अब वो इवेंट जिसके बारे में हमने बात करी वो ही इम्पॉसिबल हो जाए, वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्या वो कभी फिर अब कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बेटा। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अगेन व्हाट? वॉइड। तुम्हें पता है अगर इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। Section 32 says where a contingent contract is made to do or not to do anything, if any uncertain future event happens, it cannot be enforced by law unless and until the event has happened. ऊपर यही बात लिखी है मैंने तुम्हारे को।
If the event becomes impossible, then the such contracts become void. Example है बेटा, ए ने बी को कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा अगर तू सी से शादी कर ले, और सी मर गई। क्या ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है बच्चे? वॉइड है। क्लियर है? यस। हाँ जी, हाँ जी। डाउट? क्या आप ये कहते कि कंटिंजेंट नहीं है? बिल्कुल ठीक है, कंटिंजेंट है ही नहीं। बट अगर ये कह रहे से सपोज अभी सी को मनाना था, जरूरी तो नहीं है सी मानेगी, लेकिन वो मर गई। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मेरे को पहले ही पता था ये डाउट आने वाला है, क्योंकि हर बार ही आता है। चलो आगे। सेक्शन 33, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखो, अपने आप से मैं ऐसे तो लिखती ना कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स, पर किताब में इस वजह से मैंने सेम एग्जांपल्स ही यूज किए हैं, राइट। सेक्शन 33, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब कह रहे हैं अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर ये शिप वापस ना आई, आगे वाले एग्जांपल्स में, चलो मैं सेम, हाँ यही गलत है, अगर शिप वापस ना आई ना, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, कब मैं तुम्हें पैसे दूंगी? जब शिप वापस नहीं आएगी। वेरी गुड। तो इवेंट नॉट हैपनिंग है ना, इवेंट नॉट हैपनिंग है। से सपोज इफ द शिप रिटर्न्स, देन नहीं देंगे ना, नहीं देंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अच्छा, इट कैन बी इन्फोर्स ओनली व्हेन इट इज इट्स हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है। सेक्शन 33 स्टेज वेर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन। ऊपर क्या था? डज हैपन, यहाँ पे डज नॉट हैपन। ठीक है। इट कैन बी इन्फोर्स ओनली व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। ठीक है। तो वही एग्जाम्पल है, पी ने क्यू को कहा कि अगर ये वाली शिप वापस नहीं आई तो मैं तुझे पैसे दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स हो जाएगा? अगर शिप सिंक हो गई। ठीक है। या कह लो कि पायरेट्स ने उसको हैक कर लिया। हैक क्या होता है वो? हैकिंग, हाईजैक कर लिया। यस। ठीक है। तो उन सब केसेस में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर शिप वापस आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नॉट इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, पार्ट और सिलेबस है तो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 34, a contract would cease to be enforceable if it is contingent upon conduct of living person, that when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट जो है सीज टू बी इन्फोर्सेबल मतलब वॉइड हो जाएगा, है ना। डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने वॉइड की। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन जाएगा कब? अगर वो जो कंटिंजेंट इवेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक इंसान, जीते जाते इंसान के ऊपर निर्भर करता है, विल पे नहीं, उसके किसी और एक्शन के लिए। से सपोज कोई थर्ड इंसान है, हम उसको समझा नहीं रहे और ना ही हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है, तो हमारे लिए तो उसका एक्शन अनसर्टेन हो गया, तो वो कंटिंजेंट हो सकता है ना बेटा। यस। ठीक है। when that living person does something, ऐसा कुछ कर दे कि वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाए, तो ठीक सीधी बात है ना, कुछ नहीं ऊपर ऐसी सर्कमस्टांसेस थे। अब यहाँ पे इंसान की बात करें, तो कोई इंसान इस तरह का एक्शन कर दे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाए। तो अगर इम्पॉसिबल है तो बच्चे अकॉर्डिंगली वो क्या बन जाएगा? अपने आप ही वॉइड बन जाएगा। अब सेक्शन 34 यही लिखा है, देखो सेम ही। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन एज टू हाउ अ पर्सन विल एक्ट at an unspecified time, we don't know what time it is going to, that person is going to act, so it becomes uncertain। ठीक है। the event shall be considered to have become impossible when such person does anything which renders it impossible। अब ऐसा कुछ वो कर दे कि वो इम्पॉसिबल ही हो जाए एक्ट, तो बच्चे इट शुड मतलब दैट ही शुड सो विद इन एनी डेफिनेट टाइम और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिंजेंसी। एग्जाम्पल समझेंगे, देखो ए ने बी को कहा, सेम ऊपर वाला एग्जाम्पल कि अगर तू सी से शादी कर लेगा ना तो मैं तुझे पैसे दूंगा। अब बच्चे यहाँ पे जो सी है वो या तो मर जाए या वो डी से शादी कर ले, तो क्या बी और सी की, अगर वो हिंदू है, क्या शादी हो सकती है? या वो डिवोर्स ना करे तो? नहीं ना। सो बच्चे यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, वो अपने आप क्या बन जाएगा? समझ आ रहा है अनुज? पक्का? श्योर? सेम है, देख लो, ये समझा दिया मैंने, कर लूं? चलो आगे।
एक और एग्जाम्पल है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का, ठीक है। यहाँ देखेंगे, मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया बी को, मिस बी को, ठीक है, कि मैं तुझसे शादी करूंगा जब मेरे पापा की डेथ हो जाएगी, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन क्या है? ए ने अपनी गर्लफ्रेंड बी को कहा मैं तुझसे शादी करूंगा जब ए के पापा की डेथ हो जाएगी। अब ए के फादर की डेथ, देखो अभी अनस्पेसिफाइड टाइम है ना, हमें नहीं पता। देखो हम सारे मॉर्टल है, मरना तो सबने ही है, बट क्या टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है? नहीं है। तो अनसर्टन हो गया, अनसर्टन हो गया ना बेटा। अब अनसर्टन हो गया, अब तो कंटिंजेंट है ना? वाई? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट एंड लिविंग बीइंग के ऊपर है। अब मीनवाइल ए ने सी से शादी कर ली जब उसके पापा जिंदा थे, तो क्या कभी ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स हो पाया? नहीं। और बेटा यहाँ पे अब इसने किसी और से शादी कर ली तो ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म भी हो गया। अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया साथ, तो वॉइड हो जाएगा। हाँ, अगर बी चाहे तो वो ए के अगेंस्ट केस करके कौन से डैमेजेस क्लेम कर सकती है? ये कौन से नाम बोल रहे हो तुम? कल ही तो पढ़े डैमेजेस, विंडिक्टिव या फिर एग्जेम्पलरी डैमेजेस। सेक्शन 35, कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम पीरियड। बेटा आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसा कोई इवेंट जो कि अगर टाइम पीरियड हमने फिक्स कर दिया, हमने कह दिया 1 साल के अंदर अंदर अगर ये शिप वापस आ गई तो मैं तुझे पैसे दूंगा। तो टाइम पीरियड फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स्ड है, तो अगर 1 साल के अंदर अंदर शिप आ गई तो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो शिप 1 साल के अंदर अंदर नहीं आई, या फिर साल के अंदर अंदर ही डूब गई, सिंक हो गई, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स हो पाएगा? नहीं। तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड। तो वॉइड कब हो जाएगा? आफ्टर द टाइम पीरियड हैज लैप्स्ड, और इफ there are certain circumstances which again renders the contract as void or impossible to perform. Easy है ना? Yes. आ जाओ। Section 35 says that contingent contracts to do or not to do anything if this specified uncertain event happens within fixed time, ठीक है। वो फिक्स टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, साल। यहाँ पे तुम्हारी बुक में साल का एग्जाम्पल है, तो खत्म है ना बेटा, वॉइड हो गया। टाइम पीरियड स्पेसिफाइड था ना, तो खत्म, ठीक है। एट द एक्सपायरेशन, देखो, becomes void if at the expiration of the time period fixed। टाइम पीरियड क्या है? 1 साल। उसका टाइम पीरियड अगर एक्सपायर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? void। yes, such events has not happened, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, शिप वापस नहीं आई। और if before the time period fixed such event becomes impossible, शिप डूब गई, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? void बन जाएगा। yes, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल हैपेंस टाइम पीरियड फिक्स्ड में, तो इनफोर्सिएबल है, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर शिप वापस आ गई तो इनफोर्स हो जाएगा, ठीक है। वॉइड कब हो जाएगा? या तो जब टाइम पीरियड फिक्स है उसमें नहीं हुआ, या फिर इम्पॉसिबल हो गया टू परफॉर्म। क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल है, ए ने वही बात है, बी को बोला मैं तुझे पैसे दूंगा अगर ये जो शिप है ये 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स कब हो जाएगा? जब साल के अंदर अंदर शिप वापस आ गई। लेकिन वॉइड कब हो जाएगा? अगर 1 साल के अंदर या तो वापस नहीं आई या फिर डूब गई, ठीक है, विद इन अ ईयर। ठीक है बच्चा। सेक्शन 35 अब क्या कह रहा है? कंटिंजेंट अपॉन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग। अब यही कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन जाए कि अगर ये शिप 1 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आई ना तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अब बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स हो जाएगा? उल्टा कर लो बिल्कुल, है ना। या तो साल के अंदर अंदर इम्पॉसिबल हो जाए टू परफॉर्म, साल के अंदर अंदर शिप सिंक हो गई तो क्या वो कभी साल के अंदर वापस आएगी? नहीं आएगी, तो इन्फोर्स हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। उल्टा है, अब समझो ना, नॉट हैपनिंग है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है कि साल के अंदर अंदर वापस आ गई तभी इन्फोर्स, तभी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे कॉन्ट्रैक्ट साल के बाद आई शिप, साल तक नहीं आई, साल तक नहीं आई, तो हमारा क्या हो जाएगा? इनफोर्स हो जाएगा। साल के अंदर आ गई तो वॉइड हो जाएगा। दोबारा से बोल देती हूँ, सुनो, बिल्कुल उल्टे है, उल्टा है ऊपर वाले का। इनफोर्स कब हो जाएगा? या तो साल के अंदर अंदर शिप सिंक हो जाए, ठीक है, या फिर वो साल तक नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, इन फोर्स। वाई, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है, नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। बट अगर साल के अंदर अंदर शिप वापस आ गई तो बोलो, void. Section 35 also says that contingent contracts to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within fixed time period may be enforced by law when the time period has expired. वही बात है कि साल तक शिप वापस नहीं आई तो enforce yes, and such event has not happened or before the time period has expired, it becomes certain that such event will not happen. मतलब ये जो शिप है ये क्या होगी, सिंक होगी साल के अंदर अंदर, तो इट मींस इट हैज बिकम व्हाट, इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म। देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हम जीत गए यस। कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन टाइम पीरियड फिक्स, तो इनफोर्स हो जाएगा जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया या फिर सर्टेन हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल वही है, ए ने बी को कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा अगर सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो इनफोर्स कब हो जाएगा, जब शिप एक साल के अंदर अंदर नहीं आई या फिर जल गई या डूब गई। ठीक है, कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, मेरी बात सुनो, अगर कभी इम्पॉसिबल इवेंट है तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाने वाला है यस। ठीक है, contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void। मैं ये कह दूं कि मैं इस इंसान को, मरे हुए इंसान को जिंदा कर दूं, ठीक है, ब्रिंगिंग अ डेड मैन बैक टू लाइफ। ठीक है, पहली बात तो क्या है, इनफोर्सेबल है। अब मैं जिंदा ला पाऊं, कभी कभार हो सकता है कि ऐसा कोई प्रीस्ट या कुछ हो सकता है बाबा तांत्रिक टाइप जो शायद जिंदा कर दे। ठीक है, तो तुम शायद उस टाइम पे अनसर्टेन सोचा कि हो सकता है जिंदा कर दे, यू नेवर नो, है ना। तो वो अनसर्टेन उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। और दूसरा, हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी परफॉर्म, इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म सच अ कॉन्ट्रैक्ट। देन पहली बात है क्या है, इट इज वॉइड, इट इज व्हाट, वॉइड। तो पहले तो ये बात लिखिए। ठीक है, whether the impossibility of the event is known or not known to the parties at the agreement when at the time the agreement was made। तो ये हम पढ़ चुके हैं ना, known to the parties, not known to the parties, known only to the promiser। तो बच्चे, मैंने और साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, एक अग्रीमेंट कर रहे थे कि मैं इसको अपना घोड़ा बेचूंगी, पीछे से घोड़ा मर जाए तो अगेन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, क्या हो जाएगा, वॉइड। इजी। Where the parties to the contract agree to some impossible event, then it becomes void, whether known or unknown to the parties at the time of contract। Example है, A ने B को कहा कि I will give you money if sun rises from west। Can the sun ever rise from west? It is known to both the parties। तो starting से contract क्या है, या फिर y ने x और y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस कहीं पे जाके मिल जाए, क्या स्ट्रेट पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को जोड़ सकती हैं, दे कैन नॉट इनक्लोज से, अगेन ये क्या है बच्चे, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। ठीक है, कंटिंजेंट इजी था, कोई चांस नहीं बनता इसमें से कोई क्वेश्चन बन भी जाए, अगर बन जाए तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आपको बता दिया, इसमें से केस स्टडी पूछ ली जाती है। ओके, 4 मार्क्स तक की आ जाएगी इसमें से क्वेश्चन। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या बेटा, देखो हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर 1 यूनिट 1 किया था। हाँ जी, बताओ क्या था बेटा। मैम ये कोई नहीं, टेंशन ना ले, आराम से बताओ। हो भी सकता है, हाँ ऐसा नहीं है बच्चों, वो तो कंटिंजेंट हो जाता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। साथ और अप्रूवल हो जाए दोनों से, दोनों पार्टी से, और नहीं मैम कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बन गया, कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं था, नहीं था, हाँ वेरी गुड, ऐसा वेरी गुड, बोलो। एग्जांपल जैसे एक क्लास में लोग बोल रहे हैं और फिर हमारी एक ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निकालना, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बच्चे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी वैसे इंग्लिश में मतलब होता है आधा, यहाँ पे क्वाजी का मतलब क्या है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टीज ने एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट से नहीं फॉर्म किया, बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, लॉ ने लागू कर दिया हमारे बीच में। कैसे, वो कुछ हमारी मॉरल ड्यूटीज हो सकती है,
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। उस तरीके से लॉ कहता है कि चाहे तुम्हारे दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी था, ऐसा माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है। एग्जाम्पल वही जैसे उन्होंने बताया, फाइंडर ऑफ लॉसहुड। तो बच्चे, फाइंडर ऑफ लॉसहुड मतलब कोई सामान जो कि जैसे इन्होंने कहा वॉच यहाँ पे रह गई, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि ये क्या करें, जो एक्चुअल ट्रू ओनर है उसको ढूंढे और उसको वापस कर दे घड़ी। ठीक है। तो लॉ कहता है अगर तुम्हें कोई चीज मिली तो देन यू मस्ट रिटर्न इट टू द ओरिजिनल या फिर ट्रू ओनर। दूसरा, मैंने आपको वो भी बताया था कि भाई सेल्समैन किसी के घर में सामान बेचने गया और उसके वहां पे सामान रह गया, अगर आपने उस चीज को यूज कर लिया देन इट बिकम्स योर liability, your obligation to repay for the product that you used. गलती से तुम्हारे घर में फ्रूट बास्केट आ गई, जिसपे मंजीत क्लास में बहुत हंसी थी, मुझे याद है। गलती से किसी ने तुम्हारे घर में फ्रूट बास्केट जो है डिलीवर कर दी है, ठीक है, और उसको तुमने कंज्यूम कर लिया, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम उसके लिए पैसे दो। क्लियर है? अब यही पढ़ते हैं। Sometimes a law implies a promise imposing obligations on one party and conferring right in favor of the other when there is actually no real contract between those parties. दो पार्टीज के बीच में कोई एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट लॉ क्या कहता है कि क्योंकि एक पार्टी का फायदा हो रहा है और दूसरी पार्टी का उस वजह से लॉस हो रहा है, सो कह रहे हैं नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ अदर्स लॉस। ठीक है, एक इंसान, यहाँ लिखा हुआ है, अपने आप से नहीं बोल रही, कि एक इंसान को कोई फायदा नहीं होना चाहिए दूसरे के नुकसान पे। ठीक है, तो इस वजह से लॉ जो है इंटरफेयर करता है और राइट एक इंसान की जो लॉस में है उसको अपनी उसकी राइट्स को क्या करता है, दिलवाता है। कहता है या तो उसको सामान वापस करो, नहीं तो उसको पैसे दो अगर तुमने फायदा उठा लिया। ठीक है, so but the court recognizes them as relationships resembling those of contract and enforces them as if they were actual contract. तो लॉ क्या कहता है, कहता है कि ये एक्चुअल की कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट मेरी नजरों से देखो तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिकली आ चुका है और इसको हम इन्फोर्स करेंगे एज अ नॉर्मल एक्चुअल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल्स या हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स मतलब ये किस बुनियाद पे खड़ा हुआ है। ठीक है, कोजी कॉन्ट्रैक्ट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। देखो इक्विटी मींस कि अगर एक इंसान, जैसे इसने एग्जांपल दिया घड़ी यहाँ किसी की रहेगी, से सपोज 60 की रहेगी, ठीक है, तो अगर उसकी घड़ी यहाँ रहेगी उसको नुकसान है। ठीक है, अब मैं उसको जेब में डाल के चल रही हूँ तो मेरा फायदा है। ठीक है, तो क्या इस तरह का नुकसान या इस तरह का फायदा लॉ एक्सेप्ट करेगा? नहीं। तो कह रहे हैं कि मुझे इसकी घड़ी वापस करनी चाहिए ताकि इसको कोई नुकसान ना और मुझे कोई फायदा ना हो। इक्विटी, जस्टिस, उसकी मैंने चोरी करी, ठीक है, तो क्या ये अनजस्ट है कि जस्टिफाइड है? अनजस्ट है, तो जस्टिफाइड कब हो जाएगा, जब मैं इसको इसका सामान वापस कर दूंगी। गुड कंसाइंस या कॉन्शियस क्या बोलते हैं कि हमारा मतलब कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है हमारा कि हमारे साथ कोई पढ़ रहा है यार, उसके साथ ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान है, उसका कोई वॉलेट गिर गया तो ये नहीं है कि अपनी जेब में डाल लिया या गिरा पड़ा है गिरे रहे तो नहीं, उठाओ और उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि मेरी यहाँ पे 32 में फाइनल की क्लासेस होती थी, मेरा लाइसेंस गिर गया था। ठीक है, तो उस किसी ने, मुझे याद नहीं अभी नाम वगैरह भी नहीं पता, उस लड़के ने मुझे फेसबुक पे कहीं ढूंढा और उसके बाद उसने मुझे ये बताया कि आपका 32 में लाइसेंस गिरा रह गया था कि आप मेरे से ले जाना जब भी आप नेक्स्ट टाइम 32 में आओ। ठीक है, सो बच्चे ये क्या है, उसका क्या, उसकी कोई मॉरल ऑब्लिगेशन था वो मुझे जानता था नहीं, बट ये क्या है, देखो हम क्या करते हैं, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारे को इट इज आवर ड्यूटी टू डू गुड टू अदर्स। ठीक है, मैक्सिम, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। ठीक है, ये मैंने बता दिया। आ जाओ, टी एक ट्रेडर है, ट्रेड्समैन है, जैसे घरों में सामान बेचने नहीं आते, सेल्समैन वगैरह समझ लो। ठीक है, उसने सी के घर में गया और सामान दिखा रहा था और गलती से कोई सामान उसके घर में रह गया जिसको सी ने वापस नहीं किया और यूज कर लिया। तो बच्चे यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि तुम्हें उसके पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, सो बच्चे, leaves goods by mistake at C's house
एंड सी शैल पे टी फॉर द गुड्स। तो सी क्यों क्यों करेगा, वो पैसे क्यों देगा, क्योंकि ही ट्रीटेड द गुड्स एज हिज ओन। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ क्वोजी कॉन्ट्रैक्ट। ए पेज मनी टू बी बाय मिस्टेक। तो बच्चे यहाँ पे क्या इसका मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है, दैट ही मस्ट रिटर्न इट टू ए, यस, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे पे किसको करने थे, सी को। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बच्चे ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और सी के बीच में, तो अपने आप से वॉइड हो गया। याद है ना, मिस्टेक एज टू पर्सन यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे एक लॉ कहता है कि अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, क्वोजी कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी को गुड्स, ए को वापस, सॉरी पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। ठीक है बच्चा। एक और देखो, ओनर है कोई, उसने फ्रूट बास्केट आर के घर में डिलीवर कर दी, और आर ने उसको कंज्यूम कर लिया ये सोच के कि वो मेरा बर्थडे प्रेजेंट है, ठीक है। देन आर मस्ट पे फॉर द फ्रूट्स, ठीक है। दीज रिलेशंस आर कॉल्ड क्वाजी ऑब्लिगेशंस एंड आल्सो कॉल्ड सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इस तरीके से क्योंकि दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन इस तरीके से हो गए हैं कि इसको हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे। श्योर है? Salient features क्या है बच्चा, राइट टू मनी, सच राइट इज ऑलवेज राइट टू मनी जनरली, दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे इंसान के पास जनरली क्या राइट रहेगा, अगर मैंने गुड्स कंज्यूम कर लिया, ये थोड़ी ना कि मैं उसको दोबारा से वही एप्पल्स ला के दूंगी, नहीं। सिंपल है कि जितना तुमने खा लिया उसके लिए पैसे दे दो, लिक्विडेटेड मतलब पैसे के फॉर्म में दोगे। Imposed by law, it does not arise from an agreement between the parties, but it is imposed by law. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। बच्चों यहाँ पे क्या है, राइट्स मिल जाती है नॉट अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड, बट ओनली अगेंस्ट दैट पर्सन जिसका आपने सामान यूज किया और उसने तुम्हारे सामान का फायदा उठाया। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चे, अब ये हैं जो क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। ऊपर तो मीनिंग ही कर रहे थे, जो केस स्टडीज आती है बच्चे इसमें से आती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा एक तो ये क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड, इसके ऊपर केस स्टडी याद है मैंने बताई थी, वो मम्मी पापा मर जाते हैं, एक बच्चा होता है दादी को और उसको नेसेसरी सप्लाई करते हैं, तो वो पैसे मांगता है, गोल्ड वाला क्लेम फॉर नेसेसरीज, ठीक है। अभी दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन में मैं एक आधी बार बीच में कवर कर चुके हैं, फिर से बता दूंगी। ऑब्लिगेशन फॉर पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, ठीक है। अभी ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, ठीक है। इसके ऊपर केस स्टडी हर बारी दिखती दिखती है, और इसके ऊपर एक आधी बार आई हुई है, ठीक है। इसके ऊपर क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई क्लियर है, ठीक है। हाँ जो पढ़ लेते हैं। बच्चे सेक्शन 68 लर्न करेंगे। सेक्शन क्या है, 68। कह रहे हैं अगर के कोई इंसान, क्या अगर किसी भी इंसान ने दूसरे इंसान को क्या किया, नेसेसरीज सप्लाई की है। नेसेसरीज क्या होती है बताओ, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन एंड क्रिमिनेशन, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, अब तुम मेरे पास नहीं बोलोगे ये जो चीजें जरूरी होती हैं, अब ये हम डेफिनेशन लर्न कर चुके हैं। क्या क्या है चीजें बोलो, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और क्रिमिनेशन, जो भी वो सामान क्रिमिनेशन सेरेमनीज के लिए, ओके क्लियर है, ठीक है। तो बच्चे ये रीइंबर्स होंगी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। इनकेपेबल में तुम वहां पे उस टाइम ये कह रहे थे कि दादी तो मैम मेजर है, तभी मैंने कहा था ना कि वो डिपेंडेंट है, याद है। yes. हैंडीकैप थी ना दादी उस केस स्टडी में, दोबारा से अभी याद करा दूंगी केस स्टडी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से नहीं भी आए होंगे। तो माइनर अनसाउंड माइंड, डिपेंडेंट इनकेपेबल में अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि कोई डिपेंडेंट है फिजिकली, क्योंकि ये तो मेंटली तो यहाँ आ जाएगा, फिजिकली डिपेंडेंट पर्सन। डिस्क्वालिफाइड तो नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड नहीं आएगा, राइट। सो बच्चे मेरी बात सुनो, अगर कोई इनकेपेबल पर्सन है, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, या फिर वो फिजिकली डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, जो कि खुद जाके ब्रेड एंड बटर अर्न नहीं कर सकता, ठीक है ना। या फिर कह लो कोई ओल्ड एज का है, कोई कह लो 70-80 या प्लस है, ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो बच्चे उनको अगर आप कोई भी नेसेसरी सप्लाई करते हो, तो आपके पास फुल राइट है, लॉ आपको अलाउ करता है कि आप उससे पैसे जो है क्लेम कर सकते हो। अंडर व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स, बताओ, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि अगर कोई भी इनमें से इंसान है, ठीक है, अगर तुमने उसको नेसेसरी सप्लाई की है, तो आप रिटर्न में क्या मांग सकते हो, उससे
पैसे मांग सकते हो, लेकिन कितना पैसा? जितना उसके बाद होगा, आंसर जितना उसके बाद होगा, मतलब पर्सनल बस स्टेट जितनी उसकी होगी, जितना सिर्फ उसका खुद का पैसा है, ठीक है। ए ने बी को सप्लाई करी नेसेसरीज, बी कितना पैसे से दे सकता है? उसकी पर्सनल स्टेट से जितना पैसा है सिर्फ उतना ही दे सकता है। द सप्लायर मस्ट प्रूव दैट सब नेसेसरीज वर सप्लाइड व्हेन सूटेबल फॉर हिज एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स एट द टाइम ऑफ सेल और डिलीवरी। मतलब ये जो नेसेसरीज प्रोवाइड की गई ये एक्चुअल में जरूरी थी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब एग्जाम्पल, वो जो केस स्टडी थी मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ, सुनेंगे। एक बच्चा होता है, ठीक है, जो कि 18 साल से प्लस है, मैंने बताया था। बच्चे, वो और उसकी एक दादी रहते थे, ठीक है। दादी क्या थी? फिजिकली इनकेपेबल थी। वो क्या थी? व्हील चेयर पे रहती थी, उनके पैर खराब थे, ठीक है। उस लड़के के माँ बाप मर जाते हैं, ठीक है। अब माँ बाप मरते हैं तो उसकी मेंटल सैनिटी भी वो खो देता है। मतलब यूनिटेक हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया। चाहे मेजर है पर अनसाउंड माइंड हो गया, राइट। हर टाइम नहीं रहता था, बट ओकेजनली रहता था। क्लियर है? दादी बुढ़े हैं, नहीं कर सकती कुछ भी काम, तो उनका पड़ोसी है ना, वो क्या करता है? बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, उसके रहने सहने का, खाने का, घर उनका खुद का था, घर के बारे में कुछ नहीं बोला होता। दादी की जितने भी मेडिकल सारा था वो सब कुछ उठाता था, ठीक है। साल बाद पड़ोसी ने बच्चे को कहा कि देख भाई, 12 लाख की तरह बिल है, मेरे को दे पैसे। अब वो कहता है कि मेरे पास 12 लाख है नहीं, मेरे माँ बाप की 5 लाख की ज्वेलरी पड़ी है, मैं सिर्फ वो दे सकता हूँ, जो कि वो मेरे नाम पे छोड़ के गए हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या वो जो पड़ोसी है वो बच्चे से, या जो लड़का है उससे पैसे ले सकता है? आंसर है यस, ले सकता है, बट अप टू व्हाट अमाउंट? ओनली अमाउंट दैट हिज पर्सनल स्टेट हैज, ठीक है। दैट इज अमाउंट ऑफ 5 लाख, ठीक है। क्या वो 7 लाख के लिए उससे जबरदस्ती कर सकता है? आंसर इज नो, ठीक है। फिर आ जाओ, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ये मैंने बताया था जब दिव्यम का एग्जांपल लेके, कि से सपोज 60 जो है घर पे नहीं है, ठीक है। 60 नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है, रुको वेट। इंटरेस्टेड पर्सन है ना, बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन है, सुनेंगे। अब क्या होगा ना, मुझे ये एग्जाम्पल के हिसाब से बताती हूँ। एक ना इंसान है ए, ठीक है, जिसका लैंड है। ए जो है वो लैंड है, लैंड लैंड ओनर है, जमींदार है, ठीक है। ए ने बी को अपना लैंड लीज पे दिया हुआ है। लीज समझते हैं, रेंट पे फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, राइट। अब क्या हुआ? बी कहता है कि मैं जो हूं ये लैंड खरीद लेता हूं, ठीक है। या अगर वो खरीद नहीं भी रहा, मेरी बात सुनो, अगर उसने लैंड यूज करना है, अब क्या होता है ना, ए ने गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं पे किए हुए, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? उसका लैंड बेच के पैसे निकाल लेगी अपने रेवेन्यू, ठीक है। तो बच्चे, उसने क्योंकि वो लैंड यूज करना था बी ने, उसने क्या किया? गवर्नमेंट को पैसे दे, ठीक है, और फ्री करा लिया लैंड को फ्रॉम ऑल द चार्जेस। अब उसने क्यों वो लैंड फ्री कराया? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था लैंड में, ही वांटेड टू यूज दैट लैंड फॉर हिज ओन पर्पस। यस, नाउ इज, डोंट यू थिंक देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड मीनिंग कहूंगी, सॉरी, एन इम्पोज्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट अराइजेस आउट ऑफ दिस थिंग। कोर्ट ही कहेगा कि ना, चाहे तुम्हारे बीच में कोई बात नहीं हुई थी कि तुम पैसे दोगे और वो तुम्हारे को वापस देगा, लेकिन क्योंकि उसने लैंड फ्री कराया, चाहे अपने मतलब के लिए कराया, लेकिन अब तुम उसको लैंड का पैसा या तो उसके रेंट में से कटवाओ, या फिर उसको पैसे रिटर्न में दो। तो ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है? कोर्सी कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कोर्सी कॉन्ट्रैक्ट। आ जाओ, रीड करते हैं। इफ एनी पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन हैज मेड अ पेमेंट विच अनदर पर्सन इज बाउंड टू मेक बाय लॉ, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है? बाय लॉ। लॉ, लॉफुल पर्पस के लिए आपने पैसे दिए। इंपॉर्टेंट क्या है? लॉफुल पर्सन। ऐसे नहीं कि दोस्तों को देने थे, पड़ोसियों को देने, वो तेरी मर्जी, तूने दिए, तू टेंशन ले, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। याद है ना, जब सार्थ का पार्सल दिव्यम ने लिया था, तो सार्थ मना कर सकते कि भाई मैं नहीं दूंगा, वैसे तेरे को किसी ने कहा था मैं तो रिटर्न करना था। वो नहीं, इंपॉर्टेंट बात क्या है? लॉ के हिसाब से अगर किसी ने पेमेंट, ठीक है, शैल बी रीइंबर्स्ड, रीइंबर्स्ड मतलब वापस करोगे हम, ठीक है, बाय द पर्सन हु was actually supposed to make such payment। एग्जाम्पल, बी जो है उसने ए का लैंड लीज पे लिया हुआ था, ठीक है। ए ने गवर्नमेंट को पैसे देने थे, अरियर्स मतलब रेवेन्यू, वो भी पे करना था, टैक्स रेवेन्यू पे करना था भी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो बच्चे, इसने क्या किया? इसने जो है गवर्नमेंट को वो पैसे दे दिए, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे दे दिए। तो नाउ इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टू रीइंबर्स द मनी टू बी। यस, ठीक है। सो दैट बी लीज इज नॉट एनल्ड, एनल्ड का मतलब कैंसिल ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, इसलिए
बी ने पैसे दे दिए थे गवर्नमेंट को। क्लियर है? Yes. ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ अ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। बच्चे मैं यहाँ पे आके पढ़ा रही हूँ, मैं फ्री में नहीं पढ़ाना चाहती, ठीक है? मतलब नॉन ग्रेटिशियस मीन्स मैं फ्री में नहीं पढ़ाना चाहती, मेरी इच्छा है, मेरी कह लो इंटेंशन है टू गेट सम मनी फ्रॉम योर राइट और फ्रॉम द अकेडमी, राइट? सो एनी एक्ट विच इज नॉन ग्रेटिशियस, विच इज नॉन ग्रेटिशियस, मतलब आपने फ्री में करने के लिए नहीं करी, तो उसका अगर फायदा दूसरे इंसान ने उठाया देन ही मस्ट पे फॉर दैट मनी। कल भी करके हटे हम ये वाला। अच्छा, lawfully a person, if a person does anything or something for another or delivers intending to do so non-gratuitously, फ्री के लिए नहीं करा मैंने, उम्मीद रखी कि मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है? एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इट, देन सच अ पर्सन इज बाउंड टू पे कंपनसेशन फॉर द थिंग्स सो डिलीवर्ड टू हिम। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो दुखियारा है, प्लांटिफ मतलब कौन होता है? दुखियारा। कौन होता है? हाँ, दुखियारा। दुखियारे को दो, यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट बतानी पड़ेगी, दैट द एक्ट और डिलीवरी वाज लॉफुल, अनलॉफुल पर्पस नहीं होना चाहिए। दूसरा, नॉट ग्रेटिशियस, नॉट ग्रेटिशियस मतलब फ्री में नहीं होना चाहिए। थर्ड, अदर पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट्स फ्रॉम इट, दूसरे इंसान को इससे फायदा होना चाहिए। एग्जाम्पल समझेंगे तब ज्यादा इजी लगेगा। आओ, श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बच्चे, के ने रिटायर होना था, ठीक है, बाय लॉ, ठीक है, समझ गए? के जो है एक पब्लिक सर्वेंट था, उसको रिटायरमेंट एज होती है उस हिसाब से कंपल्सरीली क्या होना था? रिटायर होना था। अब क्या हुआ, इसने एक फाइल कर दिया इंजंक्शन ऑर्डर्स और ऐसा कर दिया कि मेरे को ना रिटायरमेंट की भी मेरी एज नहीं हुई है, आई मस्ट नॉट रिटायर। अब क्या होता है ना, मेरी बात सुनो, एक कोर्ट ने उसके लिए उसके फेवर में वर्डिक्ट दे दिया, तो बच्चे क्या हुआ ना, के को बोल दिया ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने ना मीन वाइल एक और केस हायर कोर्ट में दर्ज कर दिया, हो सकता है। Yes. अब के जो है आ रहा था, बैठ रहा था और उसको सैलरी मिल रही थी, बट उसको कोई काम नहीं दिया जाता। इंपॉर्टेंट बात क्या है, काम नहीं दिया जा रहा था, काम। यस, ठीक है। बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है केस जीत गई के अगेंस्ट। तो अब कह रहे हैं के ने फायदा उठाया, काम तो नहीं किया ना उसने बैठ के, नहीं, बट उसको सैलरी बेफालतू की फ्री में मिली, देन ही मस्ट रिटर्न द सैलरी टू द गवर्नमेंट। ओके, आओ रीड करेंगे। के जो है कंपल्सरी रिक्वायर्ड था टू बी रिटायर्ड, ठीक है, इसने क्या करा, इंजंक्शन ऑर्डर मतलब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स कर दिया कि आई विल नॉट रिटायर, ठीक है। के वाज रिटायर रीइंस्टेटेड एंड पेड सैलरी, उसको वापस रख लिया और उसको सैलरी दे दी और कोई काम नहीं दिया था उसको, नो वर्क वाज गिवन। तो ये गवर्नमेंट ने अपील कर दी टू हायर कोर्ट, अपील मतलब केस अपर कोर्ट में फाइल कर दिया, अपील का मतलब ये होता है, ठीक। तो कोर्ट ने क्या किया, के अगेंस्ट केस जो है उसका सुना दिया, गवर्नमेंट के फेवर में कर दिया। तो इस केस में कह रहे हैं हेल्ड के वाज एंटाइटल्ड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीइंस्टेट। क्लियर है? Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई केस स्टडी इज जनरली आस्क्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। इधर लगा लो 3 to 4 मार्क्स की आ जाती है, ये मैक्सिमम 4 मार्क्स की आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगा सबसे। अब यहाँ पे ना मुझे कुछ पॉइंट्स अगर आंसर में दिखेंगे एग्जामिनर को, तभी वो तुम्हें नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। क्लियर बात बता रही हूँ। पहली चीज तो, जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड है, जिसको भी वो सामान मिलेगा, ही मस्ट एक्ट एज अ बेली ऑफ द गुड्स। बेली का मतलब क्या होता है, क्या तुम ओनर हो, क्या तुम्हारे नाम पे इसका टाइटल ट्रांसफर हुआ, क्या तुम रीसेल कर सकते हो? नहीं, बट यू मस्ट टेक केयर ऑफ द गुड्स लाइक अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव टेकन केयर ऑफ, राइट? यस, सो यू शुड एक्ट एज अ बेली। He should take proper care of the property as a person of ordinary prudence should. तो ये लाइनें लिखनी जरूरी है। He has no right to appropriate the goods, मतलब सेल नहीं कर सकता, डिस्पोज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, किसी को फ्री में भी नहीं दे सकता इसके। क्लियर है? Yes. ये लाइनें लिखी हैं तभी तुम्हारे को नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आगे चलो। Yes. यस सर। फिर ही हैज नो राइट टू अप्रोप्रिएट लिख दिया, टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड, ठीक है। और उसको हर रीजनेबल सर्च भी करनी चाहिए कि ओरिजिनल ओनर को तुम ढूंढ लो, ठीक है। और जब वो मिल जाएगा तो उसको गुड्स वापस करने हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, केस क्या है, हॉलैंड वर्सेस हॉलो, LR&HL, ठीक है। यहाँ पे एच जो है, ठीक है, उसको कोई एक रेस्टोरेंट में गए थे, ठीक है। एच कोई इंसान है, उसको ना एक डायमंड का पीस फ्लोर पे गिरा हुआ मिल गया और उसने उठाया और उसने क्या करा, ढूंढने की आसपास कोशिश की, उसको नहीं मिला, तो उसने क्या करा,
जो शॉप का ओनर है ना, उसको जाके वो डायमंड का पीस दे दिया कि यार ये ना किसी का गिर गया है, अगर वो इंसान मिल जाए तो आप क्या करो, उसको वापस दे देना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? अब क्या हुआ ना, थोड़े दिन बाद वो दोबारा से गया दुकान पे और उससे पूछा क्या वो ओनर मिला, उसने कहा नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, तो एच ने कहा कि मुझे वो डायमंड वापस दे दे, तो शॉपकीपर कहता मैं ही दूंगा। कह रहे हैं मेरी बात सुन लो, वो यहाँ पे बेली कौन है? एच है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। ही हैज राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड बट नॉट अगेंस्ट द ओनर। ठीक है, वो गुड्स एक बारी के लिए उसके ही है, उसी की कस्टडी में रहेंगे। ही हैज राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, लेकिन सिर्फ ट्रू ओनर के अगेंस्ट उसकी राइट नहीं है। अब ट्रू ओनर अगर सामने खड़ा हो जाएगा मेरा डायमंड दो, तो उसको वो वापस देना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, टू बी रिटर्न टू द ट्रू ओनर इफ फाउंड इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ओनर कुड नॉट बी ट्रेस्ड आफ्टर अ फ्यू वीक्स। एच ने क्या किया, कहा कि मुझे वो डायमंड वापस कर दो, लेकिन एफ ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, हेल्ड क्या था, एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच एज एच वाज इंटाइटल्ड टू रिटेन द डायमंड विद हिम अगेंस्ट एनीबडी एल्स एक्सेप्ट द ओनर। ठीक है, ऐसा एक और केस है बेटा, पी एक औरत थी कस्टमर, उसने अपना ब्रोच जो है ना वो डी के डेस्क पे छोड़ दिया। ठीक है, कोई ओनर था, शॉप ओनर। अब वो जो डी है उसके असिस्टेंट ने ना वो ब्रोच उठाया और वो ऐसे ही बस ड्रॉर में रख दिया, और सैटरडे संडे आ गया। फिर जब वो औरत गई ना दुकान पे, उसने कहा मेरा ब्रोच तो डी को मिला नहीं। तो कह रहे हैं अगर किसी का ब्रोच था देन यू वर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द गुड्स। ठीक है, तुम्हारे को गुड्स का ध्यान रखना चाहिए था। यस, ठीक है, बिकॉज पी डिड नॉट टेक केयर ऑफ द गुड्स ही एज अ प्रूडेंट मैन शुड हैव, देन ऑब्वियसली डी, ये डी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, डैमेजेस टू पी, डी जो है वो पी को डैमेजेस देगा, और जो डी है ही इज लायबल टू पे द डैमेजेस, व्हाई, बिकॉज ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ द गुड्स लाइक अ गुड बेबी, राइट? ये पॉइंट्स लिखने जरूरी है। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, ये हम कर चुके हैं, बताओ सेक्शन 72 में। एनी बेनिफिट्स मस्ट बी रिटर्न, अगर गलती से दे दिया तब भी आपको वापस करना पड़ेगा। कोर्शन हो गया, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने केस कर दिया तो जो भी बेनिफिट्स आपने रिसीव किए या उसने किए तो वो वापस करोगे। ठीक है, मनी मस्ट बी रीपेड और रिटर्न द मनी। एवरी टाइप ऑफ पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक इज रिकवरेबल। ठीक है, केस है शिव प्रसाद वर्सेस शिरीष चंद्र। ठीक है, केस देखेंगे, एग्जाम्पल है सर ये, बस लास्ट है। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, मैं इकोनॉमिक्स कराऊंगी। A payment of municipal tax made under mistake, belief, or because of misunderstanding of the terms of the lease can be recovered from the municipal authorities. कह रहा है अगर गलती से आपने टैक्स ज्यादा दे दिया या फिर टैक्स दे दिया जहां पे आपको देने की जरूरत नहीं थी, तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या कर सकते हो, अपना टैक्स वापस ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट करा सकते हो। बिल्कुल, तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ठीक है, मतलब फाइनल है। इस सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दे दिया वो फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है ऑन ऑल द कोर्ट्स। आई होप आपने चैप्टर 1 में ये समझा हुआ है। सिमिलरली एनी मनी पेड बाय कोर्शन इज आल्सो रिकवरेबल। ठीक है, द वर्ड कोर्शन इज नॉट नेसेसरली गवर्न्ड बाय सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। याद है सेक्शन 15 फ्री कंसेंट में पढ़ा था हमने? हाँ या ना? कोर्शन की डेफिनेशन रिवाइज करो बेटा, कोर्शन की डेफिनेशन क्या थी, बोलो। Committing or threatening to commit any act which is outside, which is in the purview of IPC, या which is forbidden। ठीक है, या फिर detaining or unlawful detaining or threatening to detain any property of a person or doing any act which is prohibited by IPC। याद है क्या नहीं है? तो कह रहे सिर्फ वो ही मतलब नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी को बहुत ज्यादा दबाव दे रहे हो। एक्सटॉर्शन मतलब किसी से पैसे निकलवा रहे हो, ठीक है, धड़ा धमका के या फिर कुछ भी ऐसी चीज। तो ये सारी भी चीजों में जो भी पैसा आपने किसी को कोर्शन में दिया तो वो रिकवर कर सकते हो। ठीक है, इन केस वेयर टी वॉज ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट इन द ट्रैम कार, पुरानी बात कर रहे हैं, बहुत पहले की, पुराने जमाने होगी, तो ट्रैम कार चलती थी तब। हाँ, ट्रैम, ट्रैम्स नहीं सुना आपने? आपने वो वाली मूवी देखी है हम दिल दे चुके सनम? चलो घर पे थी ना ट्राम खास का। ठीक है, जो बच्चे बेसिकली जिनके जो रोड के ऊपर ही रेलवे की पटरियां होती हैं, छोटी सी ट्रेन टाइप होती है, ट्राम कार। ठीक है, तो बच्चे ट्राम कार होती है, उसमें ना टिकट ना कुछ बहुत कम होगी। ठीक है, वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था, तो बच्चे आप कितना पैसे ला सकते हो टिकट तक का?
हाँ, या फिर अगर पेनल्टी लिखी हुई थी पहले ही तो उतना, लेकिन आपने उसने ना बंदे ने उससे 5 रुपए मांग लिए, उस टाइम पे 5 रुपए बहुत बड़ी चीज होती होगी, तो कह रहे हैं वो क्या था, अनरीजनेबल था। तो आप क्या करोगे, यू मस्ट रिटर्न इट टू द एक्चुअल पर्सन, ये जिससे तुमने टी से पैसे लिए। ठीक है। सो टी फाइल्ड a suit against the corporation for recovery on the grounds that it was extorted from him. So extortion is a part of coercion. द सूट वॉज डिक्रीड इन हिज फेवर, मतलब उसका जो आंसर आया था, जो उसका वर्डिक्ट था, वो किसके फेवर में था, टी के वर्डिक्ट में था। ठीक है बच्चे, इन ऑल द अबव केसेस द कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अरोज विदाउट एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। क्लियर है? ठीक है, ब्रेक ले लो और फिर लॉ करते हैं स्टार्ट। ठीक हो हाँ,